हेलो डियर, हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो अभी जो ये बाउल एलिमिनेशन का ये नर्सिंग फाउंडेशन का जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, नर्सिंग फाउंडेशन का जो ये नोट्स दे रहा हूँ, इसके आगे मैं कल इससे पहले मैं पार्ट 6 पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 6 में आपको हमने इवैक्यूएंट एनिमा के बारे में बताया, ठीक है, एनिमा के बारे में बताया, इवैक्यूएंट, ठीक है, इवैक्यूएंट एनिमा के बारे में बताया हमने। अब उसी का पार्ट जो एनिमा का क्लासिफिकेशन है उसमें पहला क्या था, इवैक्यूएंट एनिमा, अब दूसरा क्या है, रिटेंड एनिमा। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। डियर, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे नोट्स आपको देता हूँ। जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो सभी के काम आएगा। जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं किताब नहीं ढूंढना पड़ेगा, कहीं नहीं, बस खाली इसको आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद उसको आप यही सिर्फ पढ़िए और किसी किताब में कहीं मत जाइए, ठीक है, आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। तो ये एज ए नोट्स की तरह हम देते हैं, ठीक है, आपको एक नोट्स की तरह देते हैं जो हमसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसके लिए भी। और बाकी जो अगर आप हैं नर्सिंग स्टूडेंट हो डियर, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है नोट्स में जो दे रहा हूँ ये। तो एनिमा का जो ये बाउल एलिमिनेशन का ये जो टॉपिक चल रहा है, बाउल एलिमिनेशन का, इससे पहले मैं यूरिनरी एलिमिनेशन के बारे में बता चुका था। अब इसमें बाउल एलिमिनेशन के बारे में हमने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया था। कॉन्स्टिपेशन के बाद कैसे कॉन्स्टिपेशन से बचाया सकता है, प्रिवेंट कैसे करेंगे, और बाउल एलिमिनेशन में कौन कौन एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, कौन कौन टर्मिनोलॉजी होती हैं, वो सारी चीज़ हमने। तो ये टोटल आप आज का जो है, आज 7वां क्लास है ये, ठीक है, 7वां पार्ट है इसका, ठीक। तो आइए चलिए, अब हम जो इससे पहले वाले 6 वाले में हमने इवैक्यूएंट के बारे में बात किया था, इवैक्यूएंट एनिमा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिटेंड एनिमा के बारे में, ठीक है। इवैक्यूएंट का मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ वो एनिमा देते थे और देने के बाद जो है कि जैसे ही काम मतलब कि कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया तो वो एनिमा हट जाता है। लेकिन रिटेंड का मतलब ये कुछ टाइम तक पड़ा रहेगा, कुछ टाइम तक वहीं पड़ा रहेगा। जिस ओरल कैविटी या बॉडी के जिस ओरिफिस में डालेंगे कैविटी में, तो वहीं कुछ टाइम तक पड़ा रहेगा। वो जो है कि घंटे हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन, इतना हो सकता है, ठीक है। तो रिटेंड एनिमा का मतलब पड़े रहना, जहाँ पे डाल दे कुछ टाइम तक। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम आपको आज बात करेंगे रिटेंड एनिमा के बारे में, ठीक। तो डियर देखिए, ये रिटेंड एनिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रिटेंड एनिमा क्या होता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे आपको। इसको पहले इधर कर देते हैं। तो ये रिटेंशन या रिटेंड एनिमा, ठीक है, रिटेंड एनिमा, इसमें कौन कौन से होता है। स्टिमुलेंट, पहला स्टिमुलेंट, नाम स्टिमुलेट लिखा, तो स्टिमुलेंट, इसका काम, इस एनिमा का काम क्या होगा, स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेंट एनिमा इज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, ठीक है, शॉक के कंडीशन में या फिर कोलैप्स कर गया हो उस कंडीशन में, ठीक। इट आल्सो समटाइम गिव इन केस ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि वो जहर का कोई वो सॉल्यूशन पी लिया है या फिर जो भी पॉइजन हो वो खा लिया है तो अंदर गया है, तो उसके लिए यूज करेंगे ये स्टिमुलेंट एनिमा, ताकि बावल को स्टिमुलेट करे। स्टिमुलेट करने से क्या होगा, बावल मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो उससे जो है कि बावल साफ़ हो जाएगा, यानी कि इंटेस्टाइन जो है, जो आंत है, आंत साफ़ करने, पॉइजनिंग के पर्सन को आंत साफ़ करने के लिए स्टिमुलेंट एनिमा देते हैं, ताकि रिफ्लेक्स एक्शन आए और उस रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट उसमें बढ़ जाए, और बढ़ने की वजह से वो फास्ट जो है कि एनस के थ्रू जो है कि डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि साफ़ होगा, बावल साफ़ होगा। तो इसमें जैसे कि कॉफ़ी एनिमा यूज कर सकते हैं पॉइजनिंग के लिए। कॉफ़ी एनिमा इज़ गिवन इन केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग, ठीक है। अफीम की अगर पॉइजनिंग, बहुत ज़्यादा अफीम ले लिया है वो, तो उसके लिए हम कौन सा स्टिमुलेंट एनिमा यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी अंदर ओपियम गया है, वो जैसे भी लिया है, ठीक है, इंटेस्टाइन में गया है, तो उसको स्टिमुलेट करता है बाहर आने के लिए, तो ये स्टिमुलेंट एनिमा कहते हैं इसे। अब इसमें सॉल्यूशन कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लैक कॉफ़ी, 1 टीस्पून ब्लैक कॉफ़ी लेंगे पाउडर, और उसमें 300 ml वाटर मिला देंगे, ठीक है, या फिर 300 ml वाटर में 1 टीस्पून, 1 टीस्पून बराबर 5 ml, कितना, 5 ml, तो इतना जो है कि उसमें मिला देंगे। उसके बाद ब्रांडी, 15 ml ब्रांडी में 120 से 180 ml ग्लूकोज सलाइन मिला दीजिए, जैसे D5, D10, ये मिला दीजिए,
उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 180 से 240 में उस सोल्यूशन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 108 से 110 डिग्री सेल्सियस, यानी 32 से 42 से 43 डिग्री, यानी 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए इसका। ठीक है, तो स्टिमुलेंट एनिमा क्या होता है उसको हमने बताया किस लिए यूज किया जाए। ये स्टिमुलेट करता है अगर पॉइजनिंग है या फिर शॉक हो गया है, या शॉक मतलब जैसे कि जो इंटेस्टाइन है वो काम करना बंद कर दिया, ठीक है, शॉक है, या तो फिर कोलैप्स हो गया, चिपक गया उसके कंडीशन में, तो ये स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइन के वॉल को स्टिमुलेट करता है, फिर से इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी आ जाए, तो इसे स्टिमुलेट करता है। तो और उसके बाद जो है कि शॉक हो गया, कोलैप्स हो गया, और पॉइजनिंग के केस में भी यूज किया जाता है। तो सॉल्यूशन हमने बता दिया, ब्लैक कॉफ़ी का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, ब्रांडी का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, और कितना लेना है 180 से 240, और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा 32 से 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिटेंट एनिमा का ही अगला टाइप देखिए, अगला टाइप है सेडेटिव एनिमा। क्या है, सेडेटिव का मतलब सेडेट कर देता है, ये क्या कर देता है, सेडेट कर देता है, यानी कि नींद आने या नशे जैसा व्यवहार करता है, नशे जैसा, ठीक है, सेडेट एनिमा। इट इज़ ए रिटेंशन एनिमा, ये भी रिटेंशन एनिमा ही है, कंटेनिंग सेडेटिव ड्रग्स। इसमें कुछ बेहोश जो है कि नशे वाली दवाई, नशे वाले जैसी दवाई, जैसे नशा करते हैं वैसे ही आए दवाई, तो इसमें जैसे कि पैराएल्डिहाइड या फिर क्लोराहाइड्रेट या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सभी ड्रग्स हैं जो इसके अंदर मिलाई जाती हैं, इसके अंदर जो मिलाई जाती हैं सॉल्यूशन, ये एनिमा है, तो इसे सेडेटिव एनिमा कहते हैं। एनेस्थेटिक एनिमा यानी लोकल एनेस्थीसिया की तरह कार्य करना हो, यानी कि सेंसेशन वहाँ का उस एरिया का ख़त्म करना हो, ठीक है, बिल्कुल फील ना हो सेंसेशन, तो उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, एनेस्थेटिक एनिमा। ठीक है, इट इज़ अ रिटेंशन एनिमा, ये भी रिटेंशन एनिमा है, कंटेनिंग एन एनेस्थेटिक ड्रग्स। इसमें कुछ ड्रग्स, एनेस्थेटिक ड्रग्स भी डाल देते हैं, एनेस्थेसिया की तरह कार्य करता है इन द क्लाइंट। ड्रग यूज करेंगे कौन सी, एवर्टीन ड्रग्स 150 से 300 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, जैसा बॉडी वेट हो उसी के अनुसार इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये एनेस्थेटिक एनिमा। उसके बाद आपका इमोलिएंट एनिमा। ठीक है, इमोलिएंट एनिमा क्या है, ये देखिए, इमोलिएंट एनिमा ये होता है कि दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लैंड सॉल्यूशन। क्या, ब्लैंड सॉल्यूशन इनटू द रेक्टम फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग डायरिया को चेक करने यानी रोकने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए, या फिर सूथिंग एंड रिलीविंग इरिटेशन। क्या करते हैं, डायरिया को चेक करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, और सूथिंग एंड रिलीविंग इरिटेशन ऑफ एन इन्फ्लाइंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटेस्टाइन का म्यूकस लेयर जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, तो उसमें जो है कि सूथिंग यानी उसको आराम करने के लिए, उसको रिलैक्स करवाने के लिए, या फिर डायरिया को रोकने के लिए, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाता है तो डायरिया बढ़ जाता है, तो इसको कम करने के लिए भी दिया जाता है। तो इमोलिएंट एनिमा के इसलिए दिया जाता है, डायरिया को चेक करने के लिए और सूथिंग करने के लिए। ठीक है, ब्लैंड सॉल्यूशन ये होता है। अब इसमें सॉल्यूशन क्या क्या यूज कर सकते हैं, स्टार्च एंड ओपियम, जैसे ओपियम ट्री, अफीम के पौधे से 1 to 2 ml एडेड टू द 120 से 80 ml ऑफ, यानी स्टार्च में क्या मिलाएंगे, ओपियम कितना 1 से 2 ml, और स्टार्च कितना लेंगे 120 से 180 में स्टार्च म्यूसिलेज, या फिर राइस वाटर ले लेंगे। क्या, राइस वाटर, यानी कि जो चावल का जो माड़ होता है, आप लोग जैसे अगर मान लीजिए विलेज एरिया से रूरल एरिया तो आप जानते होंगे, तो उसमें मिला देते हैं क्या, ओपियम 1 to 2 ml। ठीक है, स्टार्च म्यूसिलेज एलोन, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ स्टार्च म्यूसिलेज ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ओपियम वगैरह नहीं मिलाए तो स्टार्च म्यूसिलेज भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वही सेम रहेगा, 120 से 180 ml, टेम्परेचर वही सेम रहेगा, वही सेम कर दीजिएगा। ठीक है, 37.8 डिग्री सेल्सियस से 40.5 डिग्री सेल्सियस लिखा है, लेकिन उतना भी लिख सकते हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे उतना काम करेगा। ठीक है, उसके बाद
आगे बात करेंगे न्यूट्रिएंट इनमा। नाम में है न्यूट्रिशन, यानी ये इनमा किस लिए देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। इनमा सप्लाई फूड, क्या फूड सप्लाई करता है, और फ्लूइड, फूड और फ्लूइड सप्लाई करता है बॉडी को, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द फ्लूइड डिपेंड अपॉन दी एबिलिटी ऑफ द कॉलन एब्जॉर्ब इट, यानी कि पेशेंट का, क्लाइंट का अगर इंटेस्टाइन जहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा उसका अगर ठीक ठाक है, अच्छा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कि हम चूज करते हैं कि इसका कॉलन कैसा है। न्यूट्रिएंट इनमा इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन कंडीशन लाइक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वाले पेशेंट में यूज कर सकते हैं, विच मेक आईवी इन्फ्यूजन डिफ़िकल्ट या फिर अनडिजायरेबल। सॉल्यूशन क्या क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सैलाइन, ग्लूकोज सैलाइन 2 to 5%, या फिर पेप्टोनियाजाइड 120 ml। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे, 1100 से 1700 ml इन 24 आवर्स, या फिर 180 to 70 ml एट 4 आवरली। अगर जैसे मान लीजिए 24 घंटे की बात करें तो 1100 से 1700 ml देंगे, और अगर पर 4 घंटे यानी हर 4 घंटे पे देना हो तो 180 से 270 ml दे सकते हैं। टेम्परेचर वही सेम है जैसे उसमें था इमोलिएंट में, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं डियर मेथड, कौन कौन से मेथड हैं, तो इवैक्यूएंट एनिमा के बाद कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा दिया जाता है, तो मेथड है यूजिंग एनिमा केन ट्यूब, एनिमा केन और ट्यूब, तो ये एनिमा केन और ट्यूब के द्वारा भी दिया जाएगा एनिमा। तो इसमें केन और ट्यूब क्या होता है, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, तो देखिए डियर, ये देखिए एनिमा केन है, ये एनिमा केन है, केन मतलब जार मतलब एक कंटेनर, केन, और ये उसमें लगाने वाला ये ट्यूब, ये एग्जिट करने वाला है, और ये ट्यूब इसी में लगाया जाता है, ये ट्यूब इसमें लगाएंगे और ये रेक्टम में इंसर्ट करेंगे, और ये ट्यूब है, ठीक है। तो केन और ट्यूब, तो कई सारे साइज के रेक्टम के ये होते हैं जो इंसर्ट करने के लिए, अगर एडल्ट है तो अलग, इन चाइल्ड है तो अलग, अगर इन्फेंट है तो उसके लिए अलग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये भी कैथेटर भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केन और ट्यूब मेथड से देते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है डियर, तो देखिए डियर अगला मेथड है, जैसे यूजिंग, क्या कहा हमने, यूजिंग एनिमा एंड केन ट्यूब, ठीक है, केन ट्यूब, आगे भी हम फिगर रखे हुए हैं। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड आर टू बी गिवन, जब ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड जो है कि इंटेस्टाइन में अगर इंसर्ट करना हो तो दिस मेथड इज यूज्ड। एग्जांपल में जैसे सोप एंड वाटर एनिमा यूज कर सकते हैं, ऐसे ही। फनेल एंड कैथेटर मेथड, व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज टू बी गिवन, थोड़ा सा, इससे लार्ज क्वांटिटी देंगे, इससे स्मॉल क्वांटिटी देंगे, दिस मेथड इज यूज। जैसे ऑयल एनिमा देना होगा तो यही मेथड यूज करेंगे, फनेल और कैथेटर मेथड। वार्म बावल वाटर, यानी कि इसको जो एनिमा है, ये ऑयल एनिमा, एक बावल में, एक कटोरे में गर्म पानी लेके, एक कटोरे में गर्म पानी भर के और इसी में लाके इसको गर्म करेंगे, इसी में एनिमा लाके इसको गर्म करेंगे। तो कह रहा है वार्म बावल वाटर, एक कटोरे में गर्म पानी हो, उस गर्म पानी में इसको रखना है बिफोर गिविंग, देने से पहले। ऑयल एनिमा को क्या करना है, पहले गर्म पानी में उसको रखना है। व्हेन पैकेट होता है, खुला नहीं रखना है, ठीक है, पैकेट होता है, कंटेनर में होता है, उसको रखना होता है। व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन, तो इससे जो है कि केन और ट्यूब से, केन मतलब जार, बड़ा सा केन और जार रहेगा, इससे लार्ज अमाउंट भी दे, इसमें स्मॉल अमाउंट देंगे। फनेल हाइट शुड नॉट बी मोर देन 8 इंचेज फ्रॉम द एनस, यानी कि जो फनेल का जो जैसे मान लीजिए कि फनेल की हाइट, जो फनेल जैसे कि मान लीजिए बेड है, ठीक है, ये बेड है और मरीज़ इस पे लेटा हुआ है, ठीक है, ये मरीज़ इस पे लेटा हुआ है, तो यहाँ से बेड से जो हाइट, जैसे मान लीजिए आईवी स्टैंड का है ये हाइट, ये ऊपर वाला, ये कितना होना चाहिए, 8 इंच होना चाहिए, सिर्फ 8 इंच। उसके बाद जो उसका एग्जिट वाला पोर्शन है, रिटेन्ड फॉर 2 to 6 आवर, यानी इसको जो है कि एनिमा देने के बाद 2 to 6 आवर तक उसमें छोड़ देंगे। देन फॉलोड बाय सोप एंड वाटर, फिर उसके बाद सोप एंड वाटर वाला एनिमा देंगे टू एक्सपेल द फीकल कंटेंट, ठीक है, 8 इंच तक ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए मैं आगे रखा हूँ दोनों का, देखिए ये केन और ट्यूब मेथड, ये केन हो गया और ये ट्यूब हो गया, केन और ट्यूब मेथड। और उसके बाद ये क्या है, कैथेटर और फनेल
कैथेटर और फनेल वाला। देखिए इसमें फनेल होता है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ आपको। देखिए इसमें जो है कि देखिए यहाँ पे देखिए ये फनेल टाइप है, ये यहाँ पे ऐसे फनेल टाइप है ये, और ये ट्यूब गया है यहाँ पे, और ये लॉकर है, ये लॉकर है, और यहाँ पर भी लॉकर है। तो देखिए एक आउटपुट यहाँ कलेक्ट हो रहा है और इधर से फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, इधर से फ्लूइड आ रहा है। तो ये लॉकर है, लॉकर खोलेंगे, उसके बाद ये देखिए फनेल के अंदर ये ट्यूब गया है, फनेल के अंदर ये ट्यूब गया है, और फिर यहाँ पे दोनों आके मिल के फिर इधर गया है, एनस में उसके इंसर्ट किया गया है। तो ये दूसरा मेथड है, ठीक। उसके बाद और भी मेथड हैं, देखिए और भी मेथड हैं, जैसे ग्लिसरीन सिरिंज। कौन सा? ग्लिसरीन सिरिंज एंड कैथेटर मेथड। ग्लिसरीन सिरिंज एंड कैथेटर मेथड ये क्या होता है? रिमूव द एयर फ्रॉम सिरिंज बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इसको जो है कि इंसर्ट करने से अगर आप सिरिंज ले रहे हैं तो सिरिंज का हवा निकाल दीजिए, उसमें अगर एयर वर हो तो निकाल दीजिए। मेनली यूज फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए ही यूज किया जाता है। व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज टू बी गिवन, यानी इससे भी स्मॉल क्वांटिटी में फ्लूइड दिया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे पुर्गेटिव एनिमा एंड ग्लिसरीन एनिमा। ड्रिप मेथड, ड्रिप मेथड जैसे ड्रिप सेट चढ़ाते हैं वैसे ड्रिप मेथड का द सॉल्यूशन टू रन स्लोली इनटू द रेक्टम। तो जो आईवी सेट होता है तो उससे हम ड्रिप सेट बोलते हैं, तो वो वेन में देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी सेट होता है जिसे हम ड्रिप मेथड बोलते हैं। इसी के द्वारा जो है एक रेक्टम में इंसर्ट करते हैं। देन फ्लो इज लेस देन 40 ड्रॉप पर मिनट। तो 40 ड्रॉप पर मिनट से कम होना चाहिए फ्लो रेट रेक्टम में जब दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन द फ्लूइड इज टू बी एडमिनिस्टर वेरी स्लोली इन ऑर्डर टू ऐड इन इट्स एब्जॉर्प्शन। तो कौन सा सॉल्यूशन देते हैं? न्यूट्रिएंट एनिमा। इस तरीके से ड्रिप मेथड से कौन सा सॉल्यूशन एनिमा देते हैं? न्यूट्रिएंट एनिमा। न्यूट्रिएंट एनिमा को इसी मेथड से, ड्रिप मेथड से दिया जाता है। और अगर पुर्गेटिव एनिमा और ग्लिसरीन एनिमा को पूछा जाए तो ग्लिसरीन सिरिंज और कैथेटर मेथड से। और ऑयल एनिमा को पूछा जाए, ऑयल एनिमा को पूछा जाए तो क्या कहेंगे ऑयल एनिमा को? तो ये देखिए ऑयल एनिमा को फनेल एंड कैथेटर मेथड। और सोप एंड वाटर को पूछेगा तो एनिमा कैन ट्यूब मेथड, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्या है? ये सिरिंज, ग्लिसरीन सिरिंज है ये, ठीक है। ये ग्लिसरीन सिरिंज है, ठीक। ये ग्लिसरीन सिरिंज है और इसमें इंसर्ट करते हैं। इसमें जब भर लेते हैं इसका एयर निकाल लेते हैं। और ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है कि यहाँ सेट होता है, इसमें सेट होता है यहाँ पे। और ये जो है खोल के ऐसे निकाल के फिर उसमें जो है कि इंसर्ट करते हैं तो इसमें भरा रहता है। कई टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप का भी होता है, इस टाइप का होता है। तो ग्लिसरीन इसमें लोड कर लेते हैं। उसके बाद ड्रिप सेट मेथड। देखिए ये ड्रिप सेट मेथड है, ये ड्रिप सेट मेथड है। इसको अगर चाहे तो आप हम जूम कर दे रहे हैं। तो देखिए ये ड्रिप सेट हो गया और ये फनेल सेट हो गया। ड्रिप सेट और फनेल। ग्लिसरीन सिरिंज, ये ग्लिसरीन सिरिंज है, ये ग्लिसरीन सिरिंज वाला है, ये ग्लिसरीन सिरिंज है। कई साइज का आता है। ये देखिए इसमें आगे इस इधर लगेगा और ये आगे लगेगा यहाँ पे। तो ये तरीका है। उसके बाद ये ड्रिप सेट है, ये ड्रिप सेट वाला स्लोली दिया जाता है, मिनिमम 40 ड्रॉप से कम भी, 40 ड्रॉप से भी कम तो इसमें दिया जाता है। उसके बाद आगे डियर बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात पूछेगा एनिमा देने के लिए या जो भी है तो उसके लिए क्या करना। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला है प्राइमरी असेसमेंट। तो क्या करना होगा? चेक द डायग्नोसिस, मरीज़ का डायग्नोसिस चेक करना होगा कि देखना होगा कि किस टाइप का और किस चीज़ का मरीज़ है ये, ठीक है। कौन सी बीमारी से ग्रसित है ये या क्या एबनॉर्मेलिटी है उसका डायग्नोसिस देखना है। उसके बाद चेक द डेट एंड टाइप ऑफ सर्जरी। अगर सर्जरी उसको हुआ है तो उसको डेट एंड टाइप देखिए किस टाइप की सर्जरी है और कब हुआ है। चेक द एबिलिटी एंड लिमिटेशन कंसर्निंग मूवमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरीज को मूवमेंट नहीं कराना है इधर उधर, अगर डॉक्टर ने कंसर्ट वो किया है इसको मूव नहीं करना है तो इसको भी चेक कर लेना है। चेक द कॉन्शियसनेस, होशो हवास में है या फिर नहीं है। एंड द एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन, क्या हमारे डायरेक्शन को फॉलो कर लेगा कि नहीं, ठीक है।
चेक द नेचर ऑफ द एनिमा, चेक द नेचर ऑफ द एनिमा आफ्टर ऑर्डर, किस टाइप का एनिमा ऑर्डर किया गया है, डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, स्पेशल प्रिकॉशन उस पर दिया जाए। इफ़ एनी टू बी फॉलोड, अगर उसने कहा है कि इस पर सावधानी बरतिएगा तो आपको सब सावधानी बरतना चाहिए। चेक द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट एंड द एबिलिटी टू रिटेन फ्लूइड। अगला है चेक द मेडिकल ऑर्डर फॉर द कंडीशन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन इफ़ एनी फॉर लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। चेक फॉर एनी लेशन ऑन द रेक्टल एंड पेरिनियल एरिया, अगर कोई घाव वाव है पेरिनियल एरिया में या फिर लेशन है तो उसको क्या करना होगा, नहीं देना होगा, कंट्रा इंडिकेटेड होता है उसके लिए। एनी एक्स्ट्रा हेल्प नीडेड, अगर आपको अकेले काम हो जा रहा है तो ठीक है, अगर हेल्प चाहिए तो टू प्लेस द बेड पैन इन पोजीशन, ठीक है। अगर हेल्प चाहिए तो ले लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है, चेक कर लीजिए कैसा मरीज है कैसा नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि दूसरे की हेल्प चाहिए या नहीं। तो अगला है आर्टिकल्स अवेलेबल इन द क्लाइंट यूनिट, उसके बाद देखना है कि क्लाइंट्स के यूनिट में जो जिस वार्ड में है उसमें जो एनिमा देने का जितने आर्टिकल हैं वो आर्टिकल हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद डियर बात करें आगे, आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट एंड आर्टिकल, यानी केयर करने के बाद आर्टिकल को क्या करना है और क्लाइंट को क्या करना है। तो है एनकरेज द क्लाइंट टू रिटेन द फ्लूइड फॉर 10 to 15 मिनट, जो भी एनिमा दिए हैं आप उससे ये बोलिए कि 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही रखना, बाहर डिफेकेट मत करना। एनकरेज स्लो ब्रीथिंग, और उसे बोलिए कि स्लो ब्रीथिंग करो। ओपन फॉर रिलैक्सेशन विथ ओपन माउथ, यानी खुले मुंह से सांस लेके जल्दी जल्दी रिलैक्स फील कर लीजिए। टर्न द क्लाइंट ऑन बैक, फिर उसके बाद बैक में टर्न कर दीजिए। असिस्ट हिम ऑन टू टॉयलेट, उसके बाद फिर बैक में जो है कि जैसे बैक मान लीजिए अगर दिए हैं लेटरल पोजीशन में दिए हैं तो लेटरल पोजीशन से बैक पोजीशन में कीजिए। फिर या तो अपने से चल सकता है तो वो जाके कमोड पे बैठेगा, और नहीं चल सकता है तो वहीं करेगा, तो उसके लिए बेड पैन की आवश्यकता होगा, ठीक है। अगर चल सकता है तो टॉयलेट जा सकता है तो कमोड यूज करेगा, नहीं जा सकता तो बेड पर ही बेड पैन यूज कर ले। गिव अ कॉल सिग्नल, ठीक है। उसको बेड पर अगर बेड पैन दे देंगे तो वो जब से तक हटेंगे नहीं तब से तक वो डिफिकेट नहीं करेगा, हट जाइए, उसको प्राइवेसी दीजिए। और अगर ज़रूरत होगा तो वो बेल बजा के कॉल सिग्नल के द्वारा बेल बजा के आपको बुला लेगी, ठीक है, या बुला लेगा। ऑब्जर्व एनिमा रिजल्ट नथिंग, क्या है, ऑब्जर्व एनिमा रिजल्ट नथिंग नोटिंग द कलर, ठीक है। एनिमा कैसा देने के बाद क्या रिजल्ट निकला उसको नोट करना है, और उसके बाद कलर नोट करना है। कंसिस्टेंसी यानी स्टूल कैसा था उसकी कंसिस्टेंसी। द अमाउंट, कितना अमाउंट में आया। ऑब्टेन स्पेसिमेन इफ़ डिजायर, अगर ज़रूरत है उसको स्पेसिमेन जांच के लिए भेजने के लिए तो उसका सैंपल भी उसी टाइम लेना होगा। तो ये आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट एंड आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, आगे भी है। देखिए डियर, ये आप लोग सोचेंगे कि पॉइंट वाइज इतना ज़्यादा दे दिए हैं, तो जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा लिखेंगे तो एग्ज़ाम में कम से कम इसमें अगर 10 लिखवा रहे हैं तो 5 तो लिखेंगे ही ना। अगर मैं ही 5 कर दूँगा तो आप और कम लिखोगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट निकाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अब भाई देखिए पढ़ना है। तो देखिए अगर मैंने मान लीजिए 10 पॉइंट दिया है डियर, आप कहने को आप लोग कहोगे कि इतना ढेर सारा लिख के इतना टाइप करके दे देते हैं, तो 10 पॉइंट देंगे तो अगर ये 10 पॉइंट पढ़े हैं तो कम से कम 5 पॉइंट तो आएगा ही ना, 5 या 6 पॉइंट तो आएगा ही। और नहीं तो अगर मैं ही 5 पॉइंट रख दूं तो आपको लिखना हो तो आप 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, जिससे आपका मार्क कटेगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद बाकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कैसे लेते हैं वो हम नहीं जानते, आपकी ये जिम्मेदारी है, मेरा काम है आपको प्रोवाइड कराना बस। तो 5वां है ब्रिंग द टॉयलेट ट्रे असिस्ट हिम फॉर पेरिनियल एरिया। अगर उसको जो है कि नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, अपना केयर नहीं कर पा रहा है, तो आपको स्वयं लाना होगा। इफ़ बेड पैन यूज द सेकेंड बेड पैन इज प्लेस्ड अंडर द बुटाक, अगर बेड पैन यूज कर रहे हैं तो सेकंड बेड पैन उसके बुटाक के नीचे रख दीजिए बिफोर द पेरिनियल केयर, ठीक है। सी प्रोसीजर ऑन द पेरिनियल केयर। उसके बाद आगे है रिमूव द बेड पैन रिमूव करना है, क्लाइंट को ड्राई करना है,
पुट ऑन द गारमेंट्स, फिर उसको गारमेंट्स पहना देना है, कपड़े पहना देना है। चेंज द बेड लिनन, और जो भी बेडशीट था उसको चेंज करना है अगर ज़रूरत पड़ा, अगर ख़राब हो गया है तो। स्ट्रेंथन द सीट एंड एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट इन द बेड टू मेक हिम कंफर्टेबल, फिर से उसको उसी कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा दीजिए, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन द क्लाइंट दैट ही मे नीड टू इवेल्युएट द बाउल सेवरल टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू हावर, ठीक है। इवेल्युएट नहीं, इवैक्यूएट, तो उससे बोलो कि अभी 2-4 घंटे रुक जाओ, उसके बाद फिर हर 2 घंटे पे इवैक्यूएट जो इनमा है उसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फ्यू हावर्स में क्या कर सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं बाउल सेवरल टाइम पे। अगला है टेक द बेड पैन टू सैनिटरी एनेक्स, इंस्पेक्ट द क्लाइंट, इंस्पेक्ट द कंटेंट, एम्प्टी द बेड पैन, क्लीन इट एंड कीप इट ऑन द बेड पैन, ठीक है। उसको बेड पैन पे रखना है, रैक रेडी फॉर द नेक्स्ट यूज। बेड पैन को रख लीजिए यूज करने के लिए, नेक्स्ट यूज को, उसको एक बार में नहीं यूज किया जाता है। तो बेड पैन आई थिंक आप लोग देखे ही होंगे, देखिए बेड पैन यही होता है, ये बेड पैन होता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, बीच में यहाँ गड्ढे होते हैं, बीच में यहाँ गड्ढे होते हैं और इसी में वो टॉयलेट पास करता है मरीज़, ठीक है। तो ये बेड पैन है। उसके बाद डियर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका है, क्या कह रहा है अगला पॉइंट कि क्या करना चाहिए। तो उसमें देखिए टेक ऑल आर्टिकल टू द यूटिलिटी रूम, और सभी आर्टिकल को कलेक्ट करके यूटिलिटी रूम में रख दीजिए। डिसइंफेक्ट द रेक्टल ट्यूब को डिसइंफेक्ट कर दीजिए। क्लीन इट एंड बॉयल इट एंड स्टोर इट इनटू द प्रॉपर प्लेस इन द अपर मैनर, इन द प्रॉपर मैनर। अगला है वॉश हैंड करना, हैंड वॉश करना है। रिकॉर्ड द टाइप ऑफ इनमा, द रिजल्ट, द अनटूवर्ड्स रिजल्ट ऑब्जर्व। अगर जैसे एबनॉर्मल, अनटूवर्ड के बजाय एबनॉर्मल लिख लीजिए यहाँ पे। एबनॉर्मल रिजल्ट अगर मिल रहा है तो उसको भी लिखना है विथ डेट एंड टाइम। नर्सेज रिकॉर्ड का एक फाइल में ये भी लगाया जाता है, ठीक है। रिटर्न टू बेड साइड, फिर उसको बेड साइड पे रिटर्न कर दीजिए। इवेल्युएट द क्लाइंट कंडीशन एंड कंफर्ट। टेक वाइटल साइन, उसका वाइटल साइन लेना है। इफ़ द क्लाइंट इज पैल एंड स्वेटिंग, अगर जैसे कि मान लीजिए उसके बॉडी का कलर चेंज हो रहा है या कुछ हो रहा है, या फिर वो लेथार्जी महसूस कर रहा है या पसीने बहुत आ रहा है, तो उसको भी नोट करना है। रिपोर्ट इमीडिएटली एंड गेट मेडिकल एड फॉर द क्लाइंट। सेंड द स्पेसिमेन इफ़ एनी लेबोरेटरी, अगर उस टाइम जो है एनिमा देने के बाद जब इवैक्यूएट हुआ तो उस दौरान अगर जो भी लिया आपने तो उसको जांच के लिए है तो उसको जांच के लिए भेज दीजिए स्पेसिमेन, ये होगा, ठीक है। तो ये 12-13 पॉइंट हैं डियर, तो इसमें से 10 तो लिखे हो गई, इसलिए मैं ज़्यादा देता हूँ समझा के, क्योंकि जो है कि आपको 13 पढ़े हैं तो कम से कम 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और जब मैं 8-10 ही रखूँ तो आप 5 लिखेंगे, जो कि कबूल नहीं है, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद डियर सपोजिटरी की क्लास है, हम सपोजिटरी क्लास हम अगले नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसको नोट्स में कंटिन्यू कर लीजिए डियर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको नोट करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।